2-3 वर्ष तक बढ़िया मेहनत करता है, बिल्कुल समर्पित होके, झूठी तैयारी नहीं। झूठी तैयारी का मतलब होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में बैठे हैं तो पास वाले अच्छा महसूस करें इसलिए आप बैठे हो। टेस्ट वगैरह में नकल वकल करके अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो इसलिए कि आसपास के लोगों में अपना एक ऑरा बना रहे हैं कि मैं होशियार हूं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर रट देना जो आगे दोस्त पूछने वाला और आप 4 चीजें उसको बढ़ा चढ़ा के उत्तर बता देते हो इसलिए कि आपका एक डेकोरम बना रहे हैं, ये झूठी पढ़ाई कहलाती है। ये पढ़ाई आपको मजबूत नहीं करती। इस पढ़ाई किए हुए बच्चों की दीवारें परीक्षा हॉल में ढहती भी मैंने देखी है। तो मेरा 2-3 साल पढ़ाई करने की बात का मतलब झूठी पढ़ाई से बिल्कुल नहीं है, इस ईमानदार पढ़ाई से जहां बच्चा सच में पढ़ता है। या घेरे पड़ जाते आंखों के बीच में, भूल जाता है कि कब घर गया था, भूल जाता है कि कौन से लोगों से लास्ट में कब बात की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देता है 2-3 साल तक। खुद को टाइम देने का मतलब समझ रहे हो आप? जब आपका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, आपको पता है कि आपके करियर निर्माण में आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दुनिया को देख देख के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप से 2-3 वर्ष पढ़ाई करी है तो मैं विश्वास के साथ लिख के दे सकता हूं, भले उसका नसीब नहीं हो, भले उसकी किस्मत में नहीं लिखी हुई हो, लेकिन वो पहले नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में 101% चयन लेता है। पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कई बार बच्चा गलतियां कर देता है या समय से पहले परीक्षा हो जाती है, मगर दूसरे अटेम्प्ट में वो असफल नहीं हो सकता जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 वर्ष तक अच्छे से मेहनत की है। तो ये बात मेरे मस्तिष्क में गहरे तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि 2007 में जब मैं 6 में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में पढ़ने आया था तो मुझे अच्छे लोग मिले थे और उनका जिक्र मैं यदा कदा कई वीडियोस में, भाषण में करता रहता हूं, मैं वापस नहीं करूं बार बार। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेकेंड ईयर का साल, फाइनल ईयर का साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी थी। किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बना। मुझे पता था कि अगर आपको अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ भिन्न करना पड़ेगा। आप वैसे परफेक्ट है, बस कुछ काम करने की आवश्यकता है। और 2-3 साल पढ़ा तो उसका परिणाम ये निकला कि 2009 में नौकरी लगी। 20 साल का था, 20 वर्ष की उम्र में परिवार का पहला व्यक्ति जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके नौकरी ज्वाइन करता है, वो भी मुंबई, जिसके कोई लेना देना ही नहीं किसी का कुछ भी। क्यों न, अब मुझे एक बात बताओ, क्यों न ये विश्वास होगा कि 2-3 साल मेहनत करने से नौकरी नहीं लगती? ये विश्वास हो जाता है। और ये आपको भी होगा जिस दिन आप 2-2.5-3 साल बैठोगे ढंग से और लगेगी उस दिन आप कहोगे कि सर ने बहुत सही बात बताई थी, अगर कोई 2-3 साल बढ़िया मेहनत करता तो हो जाता सिलेक्शन। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मोस्टली सारे 2-3 साल के भीतर 12वीं पास किए हुए हैं। अधिकतर के कॉलेज चल रही है, चाहे वो BSTC का हो, चाहे वो B.Ed का हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन चल रहा हो, कहीं से भी कॉलेज चल रही है आप लोगों के। और हुई भी है तो पिछले साल ही हुई होगी, बहुत लंबा समय नहीं बीता है। अपीयरिंग कितने है? अपीयरिंग स्टूडेंट जिनका BSTC फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या जो भी है, और किन किन का लगभग किन किन का पिछले साल पूरा हो गया, मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट नहीं है आप लोग। और अब जैसा कि आप कह रहे हो कि 20 वर्ष की अवस्था वाले हो मोस्टली सारे, तो अभी वो आपके लिए टाइम है, वो जो मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूं, वो ढंग से पढ़ने वाला। और यहां अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन सेट है। देखो, कोचिंग करना जीवन में जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपको, जरूरी है पढ़ना। यहां ज्वाइन करके भी अगर आप पढ़ते नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है अगर आप वापस जाके पढ़ते नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी नहीं है। और मैं कोचिंग्स में देखता हूं, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, सब कुछ होता है, 1-2 महीने पढ़ते भी है, और फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि 2-3 महीने बाद शिकायतें आनी शुरू होती है। कई बच्चे कोचिंग छोड़ते हैं, कई बच्चे 10 दिन में 4 दिन आते हैं, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते, और लास्ट में जाते जाते 60% के आसपास स्टूडेंट होते हैं जो ठीक ठीक रहते हैं। 40% बच्चे
बीच में ही अपनी राह बदल देते हैं, मतलब भटक जाते हैं। भटकने का ही माध्यम है, आपको आपसे कोई अछूत माध्यम नहीं भटकना। वो मोबाइल में भटक सकता है, कोई नशों में भटक सकता है, कोई लड़कियों में भटक सकता है, कोई दोस्तों में भटक सकता है, कोई कारोबार में चला जाएगा। भटकने के कई सारे रीजंस है। भटकने वाला व्यक्ति हो तो कई भी जगह भटक जाएगा। तो फिर अपन जब फीस भर लेते हैं तो फिर किस लिए भरते हैं? इस उद्देश्य के लिए ना कि 2 साल बढ़िया मेहनत करके नौकरी लेके निकल जाएंगे यहां से। ये डेली डेली किताबें नहीं पढ़ी जाएगी। फिर जब इतना कुछ कर लिया तो क्या हम दिमाग को इतना समझा नहीं सकते कि हमें 2 साल सिर्फ यही काम करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना? चाहे वो किताबों से करो, चाहे वो कोचिंग जाके करो, चाहे रूम में करो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो। क्या हम इतना दिमाग को नहीं समझा सकते कि मुझे अब 2 साल केवल पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, हमें बताओ। सिर्फ खुद के लिए, मैं बता रहा हूं, सिर्फ खुद के लिए। आपकी नौकरी से फायदा सिर्फ आपको होता है, किसी से मांगने नहीं पड़ते। महीने की 1 तारीख होते ही, कल 31 तारीख गई है परसों, और आज दिन में मेरे मैसेज आया था सुबह 9:11 साढ़े 10 11 बजे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ डैश 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज हाय 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 हाय। इससे खुशी आपको ही होती है, बाकी वाले तो परेशान होते हैं इससे कि इसकी मैसेज क्यों आ रहा है ये। तो अगर आप 2 साल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, ये भी तो सोचो। ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो आप। जब आप खुद के लिए 2 साल खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप, सही बताओ, नौकरी के हकदार नहीं है भाई। तो गहरी जो बात मेरे दिमाग में बैठी वो ये बैठी हुई है कि अगर आपने मानसिक रूप से तय कर लिया है, बीएसटीसी वगैरह करा रखी है, और दिमाग में बात बिठा दी है कि आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है, जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी, और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ये देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी, कैसे आएगी, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी, और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे, और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में। ये आज तक यही होता है यार, आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा, और भले आप रख लेना कट करके कि सर की गए सुना देखो। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 10 कट ऑफ रहे थारे एल बन रही है, मैं रिजल्ट आने वाला है, देख लिया थारे कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को है। क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी, और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है। तो हम ध्यान है कि भर्ती आ है तो ते पढ़ोगे को है? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ, अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है, और 27 के 12 शेष है। 12 और 9 होते 21 महीने। लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है।
1.5 साल का समय आपके पास। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकेंड ग्रेड ही बना, सारे भर्तियां पास किए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। नहीं तो मेरे को भी लगता पता नहीं कैसे नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है, कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है, रिजल्ट निकालते हुए स्टूडेंट को भी देखा है, पहली रैंक से लेके लास्ट रैंक तक। तो मुझे अंदाजा है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का टाइम है। और कोई एक विद्यार्थी कैसा भी हो, सामान्य हो चाहे अपने आप को कमजोर मानता हो, ब्रिलियंट हो, जैसा भी हो, 1.5 साल इतना समय होता है कि वो अपने पहले प्रयास को आखिरी प्रयास बनाने की हिम्मत रखता है। बस शर्त यह है कि उसको अंदर से लगना चाहिए कि 1.5 साल में मैंने एक दिन भी फालतू खराब नहीं किया है, ये आना होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप ऐसे तो 1.5 साल कई जाते हैं कई, लेकिन अंदर से ये लगे ना कि मैंने टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं उस टाइम पे कि आप 1.5 साल के भीतर रिजल्ट निकाल लेंगे, भले आप 0 से शुरू कर रहे हैं। ये पर्याप्त अवधि होती है, पर्याप्त अवधि एक चयन के लिए, अध्यापक भर्ती के चयन के लिए 18 महीने पर्याप्त अवधि होती है। मैं कहता हूं साल भर में तो आदमी लेक्चर बन जाता है, और बने हैं। मैं कई बच्चे इस बार अभी हिस्ट्री का, इतिहास के रिजल्ट आए हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो कह रहा साल भर लगा, कोई कह रहा सर 8-10 महीने में कर लिया था, किसी ने कहा सर 1.5 साल लगा। बट कर रहे हैं, कोई पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त नहीं है। तो इस अनुभव के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है वो ये कि अगर आप 2-2.5 साल बढ़िया मेहनत करते हैं तो नौकरी लग जाएगी। अब आप अगर ये कर पाते हैं तभी मैं कह रहा हूं कि क्लास ज्वाइन करो, तो कम से कम ये श्योर हो जाना कि मैं ये कर पाऊंगा। 1.5-2 साल जैसा हम कहते हैं वैसे आप चल पाओगे। कहते हैं ना कि गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ये केवल लिखने की बात और सुनने की बात थोड़ी है, ये करने की बात है। और मुझे इतना अनुभव है कि 10 में से करते 3-4 ही है, बाकी से होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो कल ये कहूंगा कि आपको देर रात पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। आपको रात को नींद जल्दी आती है, लेट खुलती लेट है, आप तो गुरु के वचन पे पहले दिन ही खरे नहीं उतर पाए हो। फिर मैं कहूंगा कि आपको नियमित रूप से पढ़ना है, ये फालतू सामाजिक सरोकार परोकार से दूर रहो। आप नहीं रह पाओगे दूर, क्योंकि आप जाओगे बिन बुलाए चले जाओगे कि आज भोजन है चलो। मैं कहूंगा कि दोस्त वगैरह जो है टाइम खराब कर रहा है उनसे दूर रहो, आप नहीं रहोगे शाम को जाके इकट्ठे हो जाओगे सारे। मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया वगैरह से फालतू चीजें हटा दो, केवल काम की चीजें रखो। बट आप तो 20-20 ग्रुप में जुड़ोगे, और एक ग्रुप अगर 10 मिनट भी लेता है तो 200 मिनट सीधे गए। और ऐसा तो अपन कोई निष्क्रिय थोड़ी है कि एक ग्रुप केवल 10 मिनट ही ले, हम 15 मिनट तो देंगे ही उस ग्रुप को कम से कम दिन भर में। ये 300 मिनट गए, मतलब कितने, 5 घंटे गए। मैं तो यही कहूंगा कि इनको हटाओ पहले दिन। आप नहीं हटाओगे मुझे पता है। मैं ये कहूंगा कि 7-8 घंटे कोचिंग होती है, 3-4 घंटे घर जाके पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे मुझे ये भी पता है। जब आप ये नहीं करोगे तो नौकरी की हम लागे कौन? ऐसे थोड़ी है कि घर जाओ आपको नॉर्मल काम किया और आपको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे। भाई अपने जैसे 5-7 लाख बच्चे बैठे मार्केट में, अब भर्ती कितनी भी बड़ी आएगी तो लेंगे तो 15-20 हजार, इससे ज्यादा थोड़ी लेंगे। तो हम भाई इस 20 हजार का हिस्सा बनना है तो ये सब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। और आप ये भी तो सोचो कितने साल त्याग करने हैं? 2 साल। फिर सारे सोशल मीडिया हैंडल ओपन करो ना, फिर लिखो कि मैंने कैसे तैयारी की। भले कोचिंग में तो लिखा दो मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने किताबों से खूब मेहनत की थी, अच्छा नोट्स पढ़ी पढ़ी नौकरी लगी। फिर आप खूब ज्ञान दीजिए ना, आपको कौन मना करे? आपकी हर बात को स्वीकारा जाएगा कि सही बोलते हो, लागू हुआ तो गलत थोड़ी बोले। बड़ी काम 2 साल बाद करोगे तो लोग सुनेंगे आपको, अभी करोगे तो सारी वैल्यू तो कहीं है कौन?
आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, ज्यादा ज्ञान दोगे तो कह देंगे पहले तू लग जा, उसके बाद हमारे से बात करना। फिर बेइज्जती तो महसूस को बन। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप चल सकते हो हमारे बताए हुए पथ पे, तो फिर कुछ सोचना नहीं है फालतू इधर उधर, लग जाओ तैयारी करने। आज का दिन है, मान लो कल एक लड़के का किसी कोई इंटरव्यू लिया था, कोई 49th रैंक देवासी था, कोई बच्चा था, बड़ा अच्छा लड़का, मुझे तो पता भी नहीं था। वो बच्चा 29 मार्च 2025 को मेरे पास आया सिरोही से, तो बड़ा डिप्रेशन में, फैमिली प्रॉब्लम ये वो। मैंने उससे घंटा भर बात करी, क्या दिक्कत है, और दिक्कत है उसने इतनी गहरी बताई, सारी पारिवारिक समस्या ऐसी थी, पढ़ नहीं, सच में नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा साल भर के लिए, मैंने कहा मेरे अनुसार चल रहे, फिर समस्याओं में वापस पड़ जाना। तो अभी बाहर कैसे निकलूं, जयपुर चला जा। बस 2-3 महीने रहे थे शायद परीक्षा को, मैं 2-3 महीने मेरे अनुसार चल रहे, फोन वोन सब बंद करवा गए, निकाल दिया उसको। इतना ढंग से पढ़ा कि फर्स्ट ग्रेड में 49th रैंक आई, सिलेक्शन हुआ, तो समस्याओं का समाधान हो गया। समस्या उसी चीज की थी। और अब वो बच्चा, मैंने मेरे जब सिलेक्शन हुआ तो पहला कॉल ही आया मेरे को, बोला कि सर मेरी नौकरी लगी। मैं तो नहीं पहचाना तेरे को। तो उसने गुरु मेरे को फोटो भेजा उस पे व्हाट्सएप पे कि सर ये मैं 25 मार्च को आया था, और आज 25 मार्च ही, ये साल भर हुआ है, और मेरी सर नौकरी लग गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखो, चलना तो आपको पड़ेगा, हम तो आपको केवल डायरेक्शन देने वाले हैं कि ये है। तो ये बात मेरे दिमाग में गहरे तरीके से बैठी हुई। अगर कोई स्टूडेंट 1.5-2 साल अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी से चलता है, ईमानदारी से चलने की आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको, बट छोड़नी 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कुछ चीजें गहरे तरीके से दिमाग में बैठी हुई है। आपके बैकग्राउंड का आपके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। आप 10th 12th में राज्य मेरिट में थे कि मेरी तरह पास हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि अब आप कैसा करते हो। अगर आप पढ़ाई में एवरेज या ठीक रहे हैं या कमजोर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखना, इसका आगे के रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता। अगर आप अब साल भर का जो 1-1.5 साल का टाइम है, उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। मैंने देखा है कई बच्चे इस तनाव में रहते हैं कि मैं सर पढ़ाई में ठोठ हूं। आपने ठोठ कैसे मान लिया? आपने आज दिन तक किसी भर्ती का सिलेबस ढंग से पढ़ा नहीं, आपने कभी उस सिलेबस का 4-5 बार रिवीजन किया नहीं, आपने उस सिलेबस के हजारों की संख्या में प्रश्नों का अभ्यास किया नहीं, आपने कभी सबसे अलग करके खुद को समय पढ़ाई के लिए दिया नहीं। फिर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ में अगर आपका रिजल्ट खराब रहा है, तो आप अपने आप को ठोठ घोषित क्यों करते हो? आपने खुद नहीं घोषित कर दिया मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। किसने कहा? परसेंटेज के बेस पे तय नहीं होता। परसेंटेज के बेस पे तय होता तो मैं तो आज बोले कि बाठा उखूं तो बाठा तो को उखूं जाऊं तो खैर, लेकिन दूसरा काम कर रहा होता। परसेंटेज के बेस पे होता तो मेरी सच में कहीं नौकरी नहीं लगती। तो परसेंटेज के बेस पे आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हैं? और दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरे को याद नहीं होते, मैं कमजोर हूं, तो सच वाली बात सच सिद्ध हो जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी बड़े गहरे तरीके से बैठी हुई कि इन चीजों का आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो यूं है कि इस स्थान से कोई अपनी स्पीड जो लगाएगा ना, वो सफल होगा, भले 99% है, भले 49 है। तो आप अपना पास्ट भूल जाइए। आपके अधिक प्रतिशत का आपको गुरूर भी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और अगर कम प्रतिशत रहे हैं तो उसकी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन किताबों का इनसे बहुत अधिक मतलब नहीं है। वो अप्रोच अलग थी, आगे पढ़ने की अप्रोच बिल्कुल अलग है।
इसलिए आप बैकग्राउंड को सोच के बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं होता है। और मेरा क्या मानना है, अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को 3-4 बार समझ भी लेता है ना अच्छे से, तो उसको अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। हाँ ये ठीक है, कई बच्चों को 2 बार में ही ठीक ठीक याद हो जाता है, कई को 4 बार पढ़ना पड़ता है, बट 1.5 साल का समय इतना होता है कि आदमी 10 बार पढ़ सकता है। और एक ही विषय वस्तु को अगर अपन बार बार पढ़ते हैं तो एक ऐसी फेज आती है जब उसकी चीजें आपको याद हो जाती है। याद भी ऐसी होती है कि आपको ये तक पता चलता है कि आपके पेज के ऊपर के कोने पे ये बात लिखी हुई है, यहां तक चीजें याद रहनी शुरू हो जाती है। तो कमी परसेंटेज या उसकी या अपने दिमाग की नहीं है, कमी इस बात की है कि हम उसको बार बार पढ़ नहीं पा रहे और लगातार उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो तैयारियां शुरू कर लो। आप दिमाग में अगर ये बिठा लोगे ना कि 1.5-2 साल मुझे ढंग से मेहनत करनी है और 5-7 बार सिलेबस को बहुत तरीके से पढ़ना है और खूब अभ्यास करना, जो यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं उनका भी करना है और भी किताबें लाके मार्केट से और भी क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तब तो फीस भरना ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फालतू माँ बाप को गलत उम्मीदों में और गलत आशाएं मत बंधवाना। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोचिंग पड़ती है लाख रुपए में, क्योंकि मंथली खर्चा मान लो 12 महीने रहोगे करोगे, सीधी बात है, वो खर्चा पूरा काउंट करो, कोचिंग की फीसेस काउंट करो, आना जाना सब काउंट करोगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। हिडन खर्चे हैं सारे भाई, फीस जो लगती है वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने भाई। हर महीने 5-6 हजार रुपये अपना रहने का इजीली खर्चा आता है। तो आप ये सोचिए कि अगर 12-14 महीने बैच चलता है तो 80,000 रुपये तो रहने करने का खर्चा हो जाता है, ये मिनिमम जरूरत है। फिर फीस भर लो, कोई बुकलेट ले आओ, कभी किताब लेके आओ, छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं। लाख रुपए का खर्चा है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होते। आप अगर घर वाले घर पे जाके ये कहोगे ना मुझे लाख रुपए की आवश्यकता है, भाई साहब वो कहेगा पढ़ना छोड़ दे, मेरे पास नहीं है नहीं, सच में नहीं है, लाए कहां से पैसे। लाख रुपए के लिए उसको अपना अनाज बेचना पड़ता है, लाख रुपए के लिए उसको अपना घर के कई सारे बाई प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, घी से लेके मतीरों से लेके ऊन से लेके बहुत सारी चीजें। लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को अपने कई सारे सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लाख रुपए के लिए कई दूसरे खर्चों में कटौतियां करनी पड़ती है कि यार अपने रहने दो, भेजने बच्चे के हर महीने 5,000 रुपए लाए कहां से, घर चलता है गांव में 3-4 हजार रुपए में। तो उस लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को आपका जो भी पीछे सपोर्ट सिस्टम है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम तो है, तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठ पाते, एक सिंगल डे नहीं बैठ पाते। घर से रुपए देने बंद हो जाते हैं ना, उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर पैक करके बस में बैठना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जीवन भर समान नहीं रहता समय, वो दौर कभी भी आ सकता है जिस दिन आपको कहा जा सकता है कि भाई पैसे नहीं है, सॉरी। क्योंकि ऐसी स्थिति समय पूछ के थोड़ी आता है कि मैं अब खराब समय शुरू हो रहा हूं, तो किसी भी मोड पे एक फोन से शुरू हो जाता है। तो वो 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहता हूं कि आप गांवों पर ढाणियों से आए हुए लोग हैं, आप केवल आप नहीं, आप पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे परिवार की उम्मीदों के साथ यहां पे आए हुए हो कि एक लगेगा तब हम पीछे वाले को पढ़ा पाएंगे। तो उस सपनों के खातिर, उस 1 लाख रुपए के खातिर आप अपना बेस्ट देके एक परिणाम वापस गिफ्ट रूप में, दक्षिणा रूप में दोगे ना, तो उनको लगेगा जैसे जीवन धन्य हो गया। मैं जस्ट अभी आ रहा हूं, मैं बीसू गया था, वहां पे एक बच्चा अपना मेरे पढ़ता था, मनोहर सिंह राजपुरोहित, 39th रैंक है उसकी इतिहास में। अभी पूरे परिवार में पहली, घर पिताजी के परिवार में पहली नौकरी है। खुशी इतनी थी घर पे कि रात्रि में जागरण थी, सभी मेहमानों को बुलाया गया था और मुझे बच्चा स्पेशली कह के गया था सर आपको आना ही है, मैं आप मेरे गुरुजी है, मैं आपसे पढ़ा हूं पूरा,
सारी चीजें की प्लीज आपको कैसे भी करके आना है। तो मैं यहां से गाड़ी लेके बेसू गया था, लगभग 60-65 से ऊपर ही है, 70 किलोमीटर के आसपास है। मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके गया, छोटा सा गिफ्ट में एक पेन थी और एक सर्विस बुक थी। सर्विस बुक का महत्व आपको पता है? सर्विस बुक का महत्व ये है कि आप जैसे ही नौकरी ज्वाइन करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल कहेगा आप सर्विस बुक लाइए, भरनी पड़ेगी। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तब वो सर्विस बुक आपको लास्ट साइन के साथ में सर्विस बुक साथ में रिटायर होती है। मतलब आगे के जीवन के 40 साल की नौकरी करो चाहे 30 साल की करो, एक ही सर्विस बुक रहती है पूरे जीवन। मैं वो सर्विस बुक उसको देके आया, मैंने बेटा ये जीवन भर अब तेरे साथ रहेगी, और जब जब तू सर्विस बुक देखेगा तुझे मेरी याद आती रहेगी। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा और कोई कार्यक्रम था या केवल ये? तो कि सर केवल नौकरी का ही कार्यक्रम था, मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है, तो हमने पापा जी ने जागरण दिलवाई है, और आज जो है वो मेहमान आए थे, सभी मेहमान आए हैं, बस खुशी का माहौल है। हमने उसको साफा पहनाया, बड़ी भोजन वोजन किया, और उसके बाद में मैं सीधा चल के यहाँ आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। अब बताओ ये दोनों कितने गजब संयोग है कि एक सफलता प्राप्त की विद्यार्थी को सम्मानित करके एक उपहार देके जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो नए आकांक्षी सामने बैठे हैं, सर हमें भी नौकरी लगना है। मैं उनके पिताजी की आंखों में देख रहा था, और पिताजी झुकने लगे। मैंने नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं। हो गए पूरी मारे बच्चेरी जो नौकरी लागी है गुरु थानो समर्पित है। अब आप सोचो कि शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन क्या होगा जब सीनियर सिटीजन, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग है, वो आपको अप्रिशिएट करे। मुझे ये लगता है कि ये उस बच्चे के कारण हुआ है। उसने सफलता दी तो सम्मान किसे मिला? मुझे मिला, एक गुरु को मिला। अगर वही बच्चा गलत काम करता तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। इसलिए मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूं, देखो पढ़ना करना सारी चीजें आप करिए, और अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपको भी गर्व होगा, आपके माता पिता को होगा, और उससे भी अधिक गर्व हमें होता है। ये जो फीलिंग होती है, मैं उस जगह पे बैठे हम खाना खा रहे, तब मैं बात कर रहा था सब साथियों से। मैंने कहा एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, कि खुशी खुशी बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, 400-500 अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, बाकायदा टेंट लगाया जा रहा है, रात पूरी भजनियों ने भजन जो भी भजनी होते हैं उन्होंने भजन किए हैं। दिन में शुभ माने जाने वाले हमारे मंगणियार जो है वहां बैठे हैं। मंगणियार शुभ होता है, मंगणियार की अनुपस्थिति मानी जाती है अशुभ। मंगणियार का होना इस बात का संकेत होता है कि अशुभ नहीं होगा। वो दिन में वो कार्यक्रम चल रहा है, उस घर में विवाहिक माहौल चल रहा है। मैं या आंखों से देख के आया था, मुझे लगता है कि नौकरी कितनी जरूरी है। ये जीविका निर्वाह नहीं है, भूख कोई नहीं मरता, अपने बाप दादे नहीं मरे, नौकरी नहीं लगी हुई थी। प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का, और उसी के लिए हमें चाहिए ये सब। और अगर उसके लिए हम 2 साल समर्पित होकर नहीं काम करते हैं तो फिर धूड़ है पूरी पढ़ाई पे, धिक्कार जैसे कहते हैं, हिंदी में धूड़ कहते हैं अपने मारवाड़ी में। तो मैं आप सभी को यही बात समझाने आया हूं कि कोचिंग जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है पढ़ना, और सिंसियरली पढ़ना। वो आप ज्वाइन करोगे तब भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज मेरे दिमाग में जो जहन में बैठी हुई है, मैं अभी 2 बातें पूरी कर पाया हूं, तारे समझ में आ रही? कोई खाली मारे जा रही है क्या? समझ में आ रही है? हाँ, यानी वे खाली थारे मार समझ में आ रही, मैं तो बस थोड़ा हुन रहा हूं कि बोले ठीक है, बोलने का तो मेरा काम है। लेकिन बोली हुई बातें अगर आपके दिलो दिमाग में उतर रही है और आप उसका अगर अनुसरण करने का सोच रहे हैं, तब तो बोला हुआ काम का है, नहीं तो गो इनटू द वैन व्यर्थ है।